अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि आपने देखा, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कोटोमिक मॉडल की बात की थी और जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ उसके रिजल्ट की हमने डिस्कशन की, ठीक है? तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम कुछ ड्रॉबैक्स देखेंगे वेदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में, वो क्या लूपहोल्स हैं, वो आप कह रहे हैं कि क्या पॉइंट्स हैं जिसकी बेस पे वेदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को रिजेक्ट किया गया और और एटॉमिक मॉडल हमारे सामने आया। तो आज के लेक्चर में 2 बातें होंगी। एक तो ये कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है वो डिस्ट्रॉय होगा या नहीं होगा, सिंपल एक बात हम करेंगे। और दूसरा ये जो हमारी इलेक्ट्रॉन है जो कि अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करते हैं, क्या वो एनर्जी कंटिन्यूअसली इमिट करते हैं या फिर वो डिसकंटिन्यूअस मैनर में एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो जी स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि आज का जो हमारा मेन पॉइंट रहेगा वो डिफेक्ट ऑफ एटॉमिक मॉडल है, उसकी हम बात कर लेते हैं। डिफेक्ट ऑफ एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल, तो जी जहाँ तक बात है एटॉमिक मॉडल की, इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए इन डिफेक्ट की तरफ मूव करने से पहले मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा जो रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल पेश किया था हमारे सामने, ठीक है, जरा उसको हम एक्सप्लेन कर लें और उसको हम देख लें, ठीक है। देखिए, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड जैसे एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म हुआ तो उसके जो रिजल्ट हमारे सामने है आए, वो रिजल्ट भी इसी बात को कन्वे कर रहे थे कि एक एटम की अगर हम बात करते हैं तो एटम जो है, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ टू बेसिकली द पार्ट, ठीक है। द फर्स्ट वन इज द सेंटर पॉइंट जिसको हम कहते हैं कि द डेंसर पार्ट ऑफ द एटम, ठीक, जिसको हम न्यूक्लियस का नाम दे रहे थे। और इसके इर्द गिर्द जो है आर द एम्प्टी स्पेसेस वेयर द इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व, ये बातें कहेंगे, ठीक है जी। तो सेंटर पॉइंट हमारे पास आ गया ये, जो कि है न्यूक्लियस, और इसके इर्द गिर्द हमारे पास आप कह रहे हैं ऑर्बिटल्स हैं वेयर द इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व, ठीक हो गया। इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व, ठीक है भाई। अच्छा, अब आपने ये बात हमेशा याद रखनी है, ठीक है, कि जितना इलेक्ट्रॉन नियर टू द न्यूक्लियस होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि न्यूक्लियस पे चार्ज है पॉजिटिव और इस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है नेगेटिव, ठीक है। हम जानते हैं कि ऑपोजिट चार्ज ऑलवेज एक्सपेक्ट ईच अदर, ठीक है। ऑपोजिट चार्ज क्या करता है? ऑलवेज एक्सपेक्ट करता है, एक दूसरे को एक्सपेक्ट करेगा, ठीक हो गया। और ये भी आपने याद रखना है कि जब आप कहते हो किसी भी अट्रैक्शन की फोर्स की बात करते हो तो उसका रिलेशन विद एनर्जी क्या होगा, उसका रिलेशन विद एनर्जी क्या होगा, ठीक है। तो जो रिलेशन है अट्रैक्टिव फोर्सेस का विद एनर्जी, वो मैं राइट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आपको याद होना चाहिए। और जब ये पॉइंट याद होगा तो फिर आप इफेक्ट ऑफ मॉडल आसानी एक्सप्लेन कर सकेंगे या किसी भी एटम के हवाले से बता सकेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर की एनर्जी ज्यादा होगी या सेकंड की ज्यादा होगी, ये बड़ी आसानी होगी आपको, ठीक है जी। तो ये याद रखें आपने हमेशा कि greater the attractive force between the opposite charge, less will be the energy. Less will be the energy. इसका मतलब ये हुआ कि effective force is inversely proportional to the energy. ठीक है, ये लिख लेते हैं आप। Energy is inversely proportional to effective force. ठीक है, यानी कि जितनी ज्यादा हमारे पास ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान इफेक्टिव फोर्स होगी उतनी ही एनर्जी कम होगी, और जितनी इफेक्टिव फोर्स जो है वो कम होगी उतनी एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक हो गया। यानी आप ये बात कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ मौजूद है तो इस वक्त इसकी एनर्जी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आ जाएगा वेरी नियर टू द न्यूक्लियस तो इफेक्टिव फोर्स ज्यादा हो जाएगी, इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ मौजूद है तो इसकी एनर्जी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते 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 अगर जो नियर टू द न्यूक्लियस आता है तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स उसकी न्यूक्लियस के साथ ज्यादा हो चुकी है, डिस्टेंस कम हो चुका है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया। तो ये पॉइंट आपने जहन में रखना है, और अगर हम इस पॉइंट को जहन में रखें तो हम ये बात जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस आपस में एक दूसरे को एट्रैक्ट करते हैं, और चूंकि रदरफोर्ड मॉडल है, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, मूव करेगा टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, ठीक है। और अगर आप इसी जो है मॉडल को ध्यान में रखें तो इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस की तरफ मूव कर रहा है तो इट मींस कि वो अपनी एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा, अपनी इजाफी एनर्जी को रिलीज करेगा ताकि इसकी एनर्जी कम हो और वो नियर टू द न्यूक्लियस
जा सकेंगे। बात समझ आ रही है आप लोगों को? मैंने आपसे कहा कि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन को टूवर्ड्स द न्यूक्लियस लेके जाएंगे तो उनके अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करना शुरू कर देंगे, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे जैसे अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगी तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होना शुरू हो जाएगी, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी, इजाफी एनर्जी रिलीज करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, ठीक है, इस डायरेक्शन में, इस तरह से ये मूव कर रहा है, तो जो इजाफी एनर्जी है वो रिलीज कर देगा। क्या करेगा? इजाफी एनर्जी वो रिलीज कर देगा। ठीक है, और चूंकि आपकी बात देख रहे हैं कि ऑर्बिटल्स जो हैं दीज आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, यानी आप देखें कि ऑर्बिटल्स जो हैं, ठीक है, इनके दरमियान कोई गैप नहीं है, बल्कि ऑर्बिटल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, बिल्कुल आप यहाँ पर नहीं कह सकते कि ये फर्स्ट ऑर्बिटल जो है इसमें और दूसरे वाले ऑर्बिटल के दरमियान यहाँ पर गैप है, क्योंकि स्पाइरल फॉर्म के अंदर तमाम जो है ऑर्बिटल्स को इंटरकनेक्ट किया है। ठीक हो गया? तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन आहिस्ता आहिस्ता रिवॉल्व करते 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 टुवर्ड्स द न्यूक्लियस की तरफ जाएगा, टुवर्ड्स न्यूक्लियस जाएगा। ठीक हो गया? तो अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मॉडल हम ये बात कहते हैं कि ये बात सामने हमें नजर आ रही है, शो हो रही है कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को इमिट करेगा तो वो कंटिन्यूसली एनर्जी को इमिट करेगा। यानी हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल जो ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन है, इट शुड इमिट कंटिन्यूसली एनर्जी, कंटिन्यूस एनर्जी। जो उसका स्पेक्ट्रम जो बनेगा, स्पेक्ट्रम मतलब होता है डिस्प्ले ऑफ यानी कि डिफरेंट ये पैटर्न ऑफ डिफरेंट कलर। ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट जो कलर हैं, जैसे रेनबो आपने देखा होगा, वो एक स्पेक्ट्रम चार्ट है। ठीक है, जो क्या है? स्पेक्ट्रम है, डिस्प्ले ऑफ कलर आपको जो है वो होती है। ठीक है, और उसका ठीक हो गया? तो यहाँ पर क्या है कि जब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को इमिट करेगा तो वो चूंकि गैप नहीं है ऑर्बिटल्स के दरमियान, तो वो कंटिन्यूसली इमिट करेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी, ठीक है, इमिट करते हैं। तो ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, लेकिन अगर हम बात करें एक्चुअल वे में तो कंटिन्यूस नहीं बनता, डिसकंटिन्यूस है, जिसको हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं, वो बनता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या आया? द फर्स्ट पॉइंट इज according to this model, there will be continuous spectrum, but in real it is line spectrum. ठीक हो गया? यानी कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो टुवर्ड्स द न्यूक्लियस जाता है तो एक्चुअल वे में अगर हम देखेंगे तो वो लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है। लाइन स्पेक्ट्रम क्यों बनाता है? क्योंकि एक्चुअली स्ट्रक्चर एटम का ये नहीं है, क्योंकि ये डिफेक्टेड है। ठीक है, एक्चुअली जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का है। ये सेंटर पॉइंट हमारा, ये फर्स्ट ऑर्बिटल, ये सेकंड ऑर्बिटल, लेट्स सपोज ये थर्ड ऑर्बिटल और ये फोर्थ ऑर्बिटल है। अब इलेक्ट्रॉन क्योंकि अब यहाँ इससे अगर आप गौर करें जो है स्ट्रक्चर के अंदर, तो क्योंकि ऑर्बिटल्स आर नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस जाना चाहता है तो इट हैज टू जंप, इसको जो है क्या करना पड़ेगा? जंप करना पड़ेगा। और जब उसे जंप करना पड़ेगा तो जंप करने के थ्रू जो है जो एनर्जी रिलीज होगी वो कंटिन्यूस नहीं होगी, डिसकंटिन्यूस मैनर में होगी, नहीं तो लाइन स्पेक्ट्रम की तरफ होगा। ठीक हो गया? तो ये पहला पॉइंट है जिसकी बात हम कहते हैं, और हम कहते हैं कि जो एटम है दैट शो द कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, बट एक्चुअली वो लाइन स्पेक्ट्रम शो करता है, वो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम को शो ही नहीं करता। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है इसको लेके? ठीक है, दूसरा पॉइंट हम कहते हैं कि जब आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रेडिएट कर देगा, यानी कि कम करेगा, रिलीज करेगा, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी रहेगी ही नहीं। ठीक है, बहुत कम रहेगी, ना होने के बराबर रहेगी। ठीक है, तो उस सूरत में उस वक्त क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन क्योंकि उसके पास एनर्जी रही नहीं, तो वो क्या कर जाएगा? वो फॉल कर जाएगा द न्यूक्लियस, और जब वो न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाएगा तो एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल electron will fall inside the atom, inside the nucleus, and the atom atomic structure will destroy. ठीक है, अगर एटम डिस्ट्रॉय हो तो फिर हमें तो कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। तो ये दो मेन हमारे पास पॉइंट्स हैं जिसकी बेस पे हम कहते हैं कि हम एक नए ऑर्बिटल, नए एटॉमिक स्ट्रक्चर की तरफ को मूव किए। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल electron will release energy
release energy and fall into the nucleus. ठीक है, and by this atom will destroy हो जाएगा. तो क्या ऐसा मुमकिन है? क्या हम ये कह सकते हैं कि एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा या एटम को डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए? अगर ऐसा है तो फिर तो एटम नहीं देखना चाहिए ना हमें। इर्द-गिर्द जो कुछ भी हमारे बना हुआ है हम बिलीव रखते हैं कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम, ठीक है? और अगर एटम ही नहीं रहेगा तो फिर वो कुछ नहीं रहना चाहिए, ठीक है? तो ये 2 पॉइंट्स थे जिसकी बेस पे हमने कहा कि डिफेक्टेड है द मॉडल और हमें एक नए मॉडल को बनाना चाहिए। इसी बात को हम एक और तरह से समराइज़ कर सकते हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। अगर आप गौर करें तो आपको इस वक़्त एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता नज़र आ रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। क्योंकि ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है तो इलेक्ट्रॉन आर मूविंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियस और आहिस्ता-आहिस्ता उसकी एनर्जी भी कम होती जा रही है। और आप देखें एकदम से वो फॉल कर गया इनटू द न्यूक्लियस और जब वो न्यूक्लियस में फॉल करेगा तो एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एटम नहीं रहेगा। ठीक हो गया? और इसी बेस पे हम कहते हैं कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है वो रिजेक्ट हुआ और फिर बोहर ने अपना काम स्टार्ट किया और बोहर एटॉमिक मॉडल हमारे सामने है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ आए होंगे और जो टॉपिक हमने इसको डिस्कस किया वो क्लियर होगा। फिर आपको कोई कंफ्यूजन लगती है, ज़हन में आती है, तो आप मुझसे कैंसर साहब के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिस्पॉन्स दूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, नेक्स्ट सेक्शन में मुलाकात होगी।